16.1 परिचय। आइए स्वतंत्रता के बारे में बात करें, लेकिन पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि इसे उदारवाद और स्वतंत्रतावाद जैसे अन्य संबंधित शब्दों से क्या अलग करता है। उदारवाद में राजनीतिक विचारों की एक विशिष्ट परंपरा के भीतर प्रचलित राजनीतिक आदर्शों का एक समूह शामिल है। इस परंपरा में प्रभावशाली शख्सियतों में लॉक, मोंटेस्क्यू, द फेडरलिस्ट्स, कॉन्स्टेंट डी टोकेविले, J.S. मिल, T.H. ग्रीन, कार्ल पॉपर, पी हायेक और हाल ही में जॉन रॉल्स और जोसेफ रेस शामिल है। इन विचारकों के बीच सामान्य आधार व्यक्तिगत स्वतंत्रता में एक मजबूत विश्वास है, हालांकि अन्य पहलुओं पर उनके दृष्टिकोण भिन्न हो सकते हैं। कुछ लोग लॉक के इस दावे में उदारवाद का मूल देखते हैं कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं, जबकि अन्य लोग समानता पर जोर देने से सहमत नहीं हो सकते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं में भागीदारी के महत्व पर भी कई तरह की राय है। कुछ का तर्क है कि यह महत्वपूर्ण है, जबकि अन्य इसे अलग, अधीनस्थ या यहाँ तक कि स्वतंत्रता के लिए खतरा मानते हैं। उदारवाद के प्रमुख विषयों में निजी संपत्ति का अधिकार, कानून के शासन की वकालत और पारंपरिक स्वतंत्रता जैसे भाषण की स्वतंत्रता, कलात्मक अभिव्यक्ति, संघ, धर्म, चुने हुए काम की खोज और राजनीतिक निर्णय लेने में भागीदारी की रक्षा शामिल है। दूसरी ओर, उदारवाद एक सैद्धांतिक रुख है जो सामूहिक रक्षा, नकारात्मक अधिकारों की सुरक्षा, गैरहस्तक्षेप के अधिकार और अनुबंधों को लागू करने तक सरकार की भूमिका को सख्ती से सीमित करने की वकालत करता है। लिबर्टी को विशेष रूप से एक राजनीतिक मूल्य के रूप में देखते हुए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह एक मूल्यतस्त अवधारणा नहीं है, यह हमेशा एक सकारात्मक नैतिक प्रभाव रखता है। किसी स्थिति को स्वतंत्रता की स्थिति के रूप में वर्णित करना उसके पक्ष में एक मामला बनाते हुए उसमें एक सकारात्मक मूल्य जोड़ना है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता एक अवधारणा के रूप में आज़ादी से अधिक मोटी और मानक है, जिसमें कम मूल्यांकनात्मक बोझ होता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी की शुरुआत यह स्पष्ट करते हुए की है कि वह इच्छा की स्वतंत्रता पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, जो अक्सर दार्शनिक आवश्यकता के विचार का गलत विरोध करता है। इसके बजाय वह नागरिक या सामाजिक स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करता है। मिल का उद्देश्य स्वतंत्रता की अवधारणा को सीमित करना है, विशेष रूप से यह सवाल करना कि क्या समाज द्वारा व्यक्ति पर वैध रूप से प्रयोग की जाने वाली शक्ति की खोज पर्याप्त है। वह जानबूझकर दायरे को सीमित करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उनके समय में लोकतंत्र नागरिक स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। वह बहुसंख्यक अत्याचार और लोकतंत्र के समतल प्रभाव के बारे में चिंतित है, जिससे सामाजिक प्रयोग और व्यक्तिगत विलक्षणता के प्रति असहिष्णुता हो सकती है। इन खतरों के बावजूद मिल का सुझाव है कि स्वतंत्रता को वास्तव में लोकतांत्रिक संस्थानों की आवश्यकता हो सकती है, जैसे लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। अगले भाग में चर्चा स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के विश्लेषण पर केंद्रित हो जाती है, जिसमें नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता पर यशायाह बर्लिन के प्रभावशाली विचारों का परिचय दिया जाता है। यशायाह बर्लिन के उद्घाटन व्याख्यान स्वतंत्रता की दो अवधारणाएं को 20वीं सदी में राजनीतिक दर्शन में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में रेखांकित किया गया है। बर्लिन नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर करता है, उन्हें विभिन्न प्रश्नों के उत्तर के रूप में देखता है। नकारात्मक स्वतंत्रता को उस क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है जिसके भीतर एक व्यक्ति या समूह को दूसरों के हस्तक्षेप के बिना वह करने या बनने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए जो वे करने में सक्षम है। इस अर्थ में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल वह स्थान है जहां कोई व्यक्ति दूसरों के द्वारा बिना किसी बाधा के कार्य कर सकता है। दूसरी ओर सकारात्मक स्वतंत्रता
नियंत्रण या हस्तक्षेप के स्रोत के बारे में पूछने से उत्पन्न होती है, जो किसी के कार्यों या विकल्पों को निर्धारित कर सकता है। इसे उस स्वतंत्रता के रूप में वर्णित किया गया है जिसमें व्यक्ति का स्वयं का स्वामी होना शामिल है। बर्लिन की विशिष्टता स्वतंत्रता के दो आयामों पर प्रकाश डालती है, जो स्वतंत्रता के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए एक मूल्यवान रूपरेखा प्रदान करती है। नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता के सबसे सरल रूप के सबसे सीधे पैरोकार थॉमस हॉब्स थे। उन्होंने मोटे तौर पर एक स्वतंत्र व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जो अपनी ताकत और बुद्धि के साथ जो काम कर सकता है, उसे वह करने से नहीं रोका जाता जो वह चाहता है। नकारात्मक स्वतंत्रता को आमतौर पर जबरदस्ती की अनुपस्थिति के रूप में समझाया जाता है, जहां जबरदस्ती का मतलब दूसरों द्वारा जानबूझकर हस्तक्षेप करना है। होब्सियन प्रकार की नकारात्मक स्वतंत्रता से जबरदस्ती की धमकियों और रोकथाम के विभिन्न रूपों से समझौता किया जा सकता है। इसकी तुलना अक्सर उन सिद्धांतों से की जाती है जो बताते हैं कि साधारण अक्षमताएं स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती है। स्पष्ट करने के लिए कथन इस बात पर जोर देता है, लोगों को बाज की तरह उड़ने या व्हेल की तरह तैरने की आज़ादी न होना आज़ादी की कमी नहीं है। बर्लिन का तर्क है कि हमें नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा और स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए आवश्यक शर्तों के बीच अंतर करना चाहिए। जिस देश में ज्यादातर लोग पढ़ नहीं सकते, वहां प्रेस की आज़ादी अभी भी हो सकती है। कई लोगों के लिए स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्त साक्षरता अनुपस्थित है। बर्लिन इस बात पर जोर देता है कि निरक्षरता के बावजूद इसका मतलब यह नहीं है कि आज़ादी की कमी है। यह एक सामाजिक मुद्दा है जब नागरिक आवश्यक स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं होते हैं, लेकिन यह आवश्यक रूप से स्वतंत्रता की कमी के बराबर नहीं है। साक्षरता सहित बुनियादी शिक्षा को आंतरिक अच्छाई या मानव अधिकार के रूप में देखा जा सकता है। इसे प्रदान करना न्याय की बात हो सकती है, जबकि इससे इनकार करना पारदर्शी अन्याय माना जाता है। भले ही स्थिति का वर्णन कैसे भी किया जाए, बर्लिन स्वतंत्रता की कमी और औपचारिक स्वतंत्रता का प्रयोग करना चुनौतीपूर्ण या असंभव बनाने वाली स्थितियों के बीच अंतर करने की आवश्यकता पर जोर देता है। बर्लिन का मुख्य बिंदु यह मान्यता है कि मौलिक मूल्य संघर्ष कर सकते हैं। नैतिक दुविधा या समाधान न हो सकने वाली त्रासदी की स्थितियों में न्याय या सुरक्षा की मांगों के लिए स्वतंत्रता को सीमित करने या इसके विपरीत की आवश्यकता हो सकती है। बॉक्स 16.2 बर्लिन और सकारात्मक स्वतंत्रता। व्यक्ति की स्वयं का स्वामी बनने की इच्छा। इसमें किसी के जीवन और निर्णयों को बाहरी ताकतों के बजाय स्वयं पर निर्भर करना शामिल है। लक्ष्य व्यक्ति की इच्छा के कार्यों का साधन बनना है, एक वस्तु के बजाय एक विषय बनना है। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कर्ता बनना, निर्णय लेना, इसके लिए निर्णय न लेना, स्वनिर्देशित होना और इस तरह कार्य नहीं करना जैसे कि कोई वस्तु या गुलाम हो। यह विकल्पों की जिम्मेदारी और व्यक्तिगत विचारों और उद्देश्यों के आधार पर उन्हें समझाने की क्षमता के साथ एक तर्कसंगत, विचारशील, इच्छुक और सक्रिय व्यक्ति होने पर जोर देता है। बर्लिन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है स्वयं को एक विचारशील और इच्छुक प्राणी के रूप में जागरूक महसूस करना, विकल्पों के लिए जिम्मेदारी वहन करना और व्यक्तिगत विचारों और उद्देश्यों के आधार पर उन्हें समझाने में सक्षम होना। दूसरी ओर, दास्ता तब होती है जब किसी को यह एहसास होता है कि यह सच नहीं है। बर्लिन के ऐतिहासिक स्केच ऑफ लिबर्टी का विश्लेषणात्मक सारांश। का आत्मनियंत्रण और आत्मसाक्षात्कार। इस अवधारणा में हमारी अपनी इच्छाओं को प्रबंधित करना और बढ़ाना शामिल है, जो हम मानते हैं कि हमारे लिए सही या अच्छा है। यह कार्रवाई की स्वतंत्रता की परिष्कृत समझ में निहित एक जटिल विचार है। पूरे इतिहास में लॉक, रूसो, कांट और हेगेल जैसे विचारकों ने इस धारणा का पता लगाया है।
हैरी फ्रैंकफर्ट और चार्ल्स टाइलर जैसे समकालीन विद्वानों ने भी इस पर दोबारा गौर किया है। जब हम प्रलोभनों का विरोध करते हैं तो आत्मनियंत्रण स्पष्ट होता है और कार्रवाई की स्वतंत्रता इच्छाओं का मूल्यांकन करने और उन्हें संतुष्ट करने का निर्णय लेने की हमारी क्षमता में निहित है। हेगेल के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता हमारे कार्यों को उस चीज के साथ संरेखित करना है जिसे हम वास्तव में सही मानते हैं और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद हम वास्तव में क्या चाहते हैं। पितृत्ववाद। यदि मुझे अज्ञानता या अपने सर्वोत्तम हितों की गलतफहमी के कारण आत्मनियंत्रण करने में कठिनाई होती है तो एक बुद्धिमान देखभालकर्ता को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो सकती है। माता-पिता द्वारा बच्चे को आवश्यक लेकिन अप्रिय दवा देने के समान, जब किसी व्यक्ति में आत्मनियंत्रण की कमी होती है तो बाहरी नियंत्रण उचित हो सकता है। ऐसे मामलों में स्वतंत्रता के लिए दूसरों को नियंत्रण स्थापित करने, स्वायत्त विकल्पों के लिए स्थितियां बनाने या बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है, जो व्यक्ति के स्वयं के कार्यों में बाधा बनती है। सामाजिक आत्मनियंत्रण। यदि मैं अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए आत्मनियंत्रण का उपयोग करता हूं और आप उचित हस्तक्षेप के माध्यम से मेरी स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, तो क्या हम उन उपायों के साथ अपनी स्वतंत्रता को और नहीं बढ़ा सकते जिनसे मैं सहमत हूं? रूसो के सामाजिक अनुबंध में नागरिक प्रतिबंधों के साथ लागू कानून बनाकर नैतिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, जो स्वयं सहित सभी पर लागू होते हैं। यदि मैं किसी ऐसे प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, तो क्या मेरे संकल्प को मजबूत करने के लिए एक सामाजिक तंत्र बनाना बुद्धिमानी नहीं होगी? यदि सजा का खतरा मुझे सही रास्ते पर रखता है, जो अकेले ज्ञान नहीं कर सकता, तो क्या मुझे अकेले अपनी नैतिक शक्तियों से अधिक मजबूत सामाजिक प्रतिबंध स्थापित और स्वीकार नहीं करने चाहिए? और ऐसा करके क्या मैं अपनी सच्ची स्वतंत्रता का विस्तार नहीं करता? राज्य दासता। भले ही कोई नागरिक तत्काल आत्मनियंत्रण के लिए पर्याप्त बुद्धिमान न हो और उसके पास सामाजिक दबाव का समर्थन करने की दूरदर्शिता न हो, फिर भी यदि राज्य आवश्यक नियंत्रण लागू करता है तो वे अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, भले ही वे इसे अस्वीकार करते हैं या भाग नहीं लेते हैं। राज्य हमारे वास्तविक हितों की पूर्ति के लिए हमें नियंत्रित कर सकता है और हमें स्वतंत्र कर सकता है। 16.3 स्वतंत्रता का महत्व। मार्क्स की स्वतंत्रता की समझ डर्कहेम की स्वायत्त आत्मनियंत्रण की अवधारणा के साथ निकटता से मेल खाती है और यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से भिन्न है। स्वतंत्र और तर्कसंगत शब्द हेगेल की तरह ही मार्क्स के लेखन में भी आपस में जुड़े हुए हैं। हेगेल ने उपयोगितावादी विचार को खारिज कर दिया कि कोई व्यक्ति उस सीमा तक स्वतंत्र है जहां तक वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। आम व्यक्ति यह मान सकता है कि जब वे अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं तो वे स्वतंत्र हैं, लेकिन उनके मनमाने कार्य वास्तव में सच्ची स्वतंत्रता की कमी का संकेत देते हैं। स्वतंत्रता स्वार्थ की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि यह इसके विरोध में खड़ा है। किसी विकल्प या कार्रवाई को स्वतंत्र के बजाय मनमाना माना जाता है जब इसमें किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के बीच तर्कहीन निर्णय लेना शामिल होता है। उदाहरण के लिए, एक जानवर यदि चुनौतीपूर्ण स्थिति में भागने के बजाय दुश्मन से लड़ने का विकल्प चुनता है तो वह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता है। सच्ची स्वतंत्रता में स्वायत्तता शामिल है, जिसका अर्थ है कि किसी को तर्कसंगत नियंत्रण से परे बाहरी या आंतरिक ताकतों द्वारा मजबूर नहीं किया जाता है। यह अंतर इसीलिए है कि स्वतंत्रता विशिष्ट रूप से मानवीय है। केवल मनुष्य अपने सामाजिक संबंधों के माध्यम से न केवल स्वरूप बल्कि अपनी इच्छा की सामग्री को भी नियंत्रित कर सकते हैं। हेगेल के अनुसार यह स्वायत्तता व्यक्ति को तर्कसंगत आदर्श के साथ जोड़कर प्राप्त की जा सकती है। दूसरी ओर, मार्क्स का मानना है कि इसके लिए ठोस सामाजिक पुनर्गठन,
साम्यवादी समाज की स्थापना की आवश्यकता है। बॉक्स 16.3 व्यक्ति और समाज। समाज में एक व्यक्ति की भूमिका वैज्ञानिक समुदाय में वैज्ञानिकों के समान होती है। एक वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक गतिविधि के स्थापित मानदंडों का पालन करता है, वह उस व्यक्ति से कम स्वतंत्र नहीं है जो जानबूझकर उन्हें अस्वीकार करता है। वैज्ञानिक समुदाय का हिस्सा बनकर वैज्ञानिक सामूहिक प्रयास में योगदान दे सकते हैं, जो उन्हें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और रचनात्मक रूप से उपयोग करने की अनुमति देता है। इस संदर्भ में नैतिक आवश्यकताओं को स्वीकार करना बाहरी प्रतिबंधों को प्रस्तुत करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह पहचानने के बारे में है कि तर्कसंगत क्या है। हालांकि मार्क्स और दुर्खीम के विचारों में मतभेदों पर ध्यान देना आवश्यक है, जो ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। दुर्खीम इस बात पर जोर देते हैं कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उस समाज से काफी हद तक प्रभावित होता है जिसमें वे रहते हैं, और उनका सामाजिककरण किया जाता है। फिर भी वह ऐतिहासिक सापेक्षवाद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता है और इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह आदिम हो या सभ्य, अहंकारी आवेगों और नैतिक अर्थ वाले लोगों के बीच संघर्ष का अनुभव करता है। दूसरी ओर मार्क्स ऐसा कोई मनोवैज्ञानिक मॉडल नहीं अपनाता। मार्क्स के अनुसार व्यक्ति और समाज के बीच कोई अंतर्निहित संघर्ष नहीं है। मार्क्स के विचार में व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्तिगत मानव जीवन और प्रजाति जीवन अलग अलग चीजें नहीं हैं। बुर्जुआ समाज में व्यक्ति और समाज के बीच स्पष्ट संघर्ष, जैसा कि स्पष्ट रूप में देखा जाता है, श्रम विभाजन का परिणाम है। हालांकि मानव व्यक्तित्व की दोहरी प्रकृति के बारे में दुर्खीम का विचार इस विश्वास पर आधारित है कि जैविक प्रेरणाओं से उत्पन्न शिशु के अहंकार को उसके बाद के नैतिक विकास द्वारा पूरी तरह से उलट या समाप्त नहीं किया जा सकता है। मार्क्स और दुर्खीम मानवीय आवश्यकताओं को आकार देने के ऐतिहासिक पहलू पर जोर देते हैं। दुर्खीम अहमवाद को उन समाजों में सामाजिक एकता के लिए खतरे के रूप में देखते हैं जहां मानवीय संवेदनाओं का बहुत विस्तार हुआ है। जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती है, हमारे भीतर संघर्ष तेज होता जाता है। स्वतंत्रता का मूल्य किसी मूल्यवान वस्तु की खोज में निहित है। विचार और चर्चा की स्वतंत्रता मूल्यवान है क्योंकि ये गतिविधियां स्वयं मूल्य रखती है। जोसेफ रज ने स्वतंत्रता को व्यक्तिगत स्वायत्तता की शर्त के रूप में परिभाषित किया है, इसके महत्व पर जोर दिया है। कार्रवाई की स्वतंत्रता। स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए कारण को हमारी इच्छाओं को प्रभावित करना चाहिए। स्वतंत्र कार्रवाई के प्रमुख पहलू लॉक, रूसो, कांट और बड़े पैमाने पर हेगेल के दर्शनशास्त्र में पाए जा सकते हैं। जब हम अपने कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम स्वतंत्र होते हैं। जब कारण, नैतिकता या नैतिक मांगों की आवश्यकता होती है तो हम अपनी सबसे मजबूत इच्छाओं के खिलाफ जाते हैं। स्वायत्तता। स्वतंत्रता का मूल्य तेजी से समझा जाता है। यह हमें वह प्राप्त करने की अनुमति देता है जो हम चाहते हैं और जैसा हम चाहते हैं वैसा करते हैं। स्वतंत्रता का मूल्य महत्वपूर्ण है। हम जो भी चाहते हैं उससे जुड़ा होता है और हमें उसे प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यदि हम एक निश्चित पहलू में स्वतंत्र नहीं हैं, तो हम या तो अपनी वांछित वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते हैं या केवल महत्वपूर्ण लागत या जोखिम पर ही ऐसा कर सकते हैं। स्वतंत्रता के मूल्य की यह समझ सरल और प्रत्यक्ष है, जो हमें स्वतंत्रता को उनके महत्व के आधार पर रैंक करने की अनुमति देती है। स्वतंत्रता का महत्व उसके द्वारा अनुमत गतिविधियों के मूल्य से निर्धारित होता है। स्वतंत्रता की शर्तों के तहत प्रयोग की जाने वाली कांटियन स्वायत्तता कार्रवाई का सही तरीका निर्धारित करने के अवसर प्रदान करती है। हालांकि यदि स्वायत्तता स्वतंत्रता का मूल मूल्य है, तो हम सवाल कर सकते हैं कि क्या स्वतंत्रता इसके विकास के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियां प्रदान करती है। नैतिक स्वतंत्रता।
रूसो के अनुसार नैतिक स्वतंत्रता उन लोगों को प्राप्त होती है जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं। कांत इस विचार का विस्तार करते हुए स्वायत्त इच्छा पर जोर देते हैं, जहां हम अपनी आंतरिक और बाहरी प्रकृति द्वारा थोपी गई इच्छाओं का सामना करने के लिए तर्कसंगत विचार विमर्श का उपयोग करते हैं। तर्क का अनुसरण करने से हमें स्वतंत्र रूप से ऐसे कार्य करने की अनुमति मिलती है जो हर किसी के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, और ऐसे कानून स्थापित करने की अनुमति देता है जिनका सभी पालन कर सकते हैं। रूसो के अनुसार हमें और हमारे साथी नागरिकों को कर्तव्य पथ पर मार्गदर्शन करने वाले कानून हमारी स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करते हैं। हालांकि इस तर्क में दो खतरे हैं। सबसे पहले, दूसरों द्वारा हमारा कर्तव्य निर्धारित करने और हमें उसका पालन करने के लिए बाध्य करने का जोखिम है। इससे बचने के लिए राज्य के दबाव से प्राप्त नैतिक स्वतंत्रता का परिणाम राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक संस्थानों से होना चाहिए। दूसरा खतरा यह है कि लोकतांत्रिक बहुमत गलतियां कर सकता है, निर्दोष गतिविधियों को अपराध घोषित कर सकता है। चूंकि लोकतांत्रिक निर्णय स्वचालित रूप से नैतिक स्वीकार्यता निर्धारित नहीं करते हैं, इसलिए जोखिम लगातार बना रहता है। नैतिक स्वतंत्रता की खोज से राजनीतिक बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। बॉक्स 16.4 लोकतंत्र पर सीमाएं। इन चिंताओं पर कई प्रतिक्रियाएं हैं। सबसे पहले, हमें लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रियाओं की क्षमता पर सीमा निर्धारित करके राजनीतिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं को सुदृढ़ करना चाहिए। दूसरा, मिल के सिद्धांत का पालन करते हुए सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करना शामिल है कि स्वतंत्रता के अनुरूप गलतियों पर रोक लगाने में नागरिकों को खुद को नुकसान पहुंचाने से रोकना शामिल नहीं है। पितृत्व के मुद्दे को संबोधित करना। सहनशीलता। यदि कोई ऐसा गुण है जो उदार आदर्शों का प्रतीक है, तो वह है सहिष्णुता। हालांकि जैसा कि एक पर्यवेक्षक ने कहा, यह आवश्यक और असंभव दोनों लगता है। सहनशीलता की आवश्यकता है क्योंकि एक साथ रहने वाले लोगों में गहरे नैतिक मतभेद हो सकते हैं जिन्हें साझा परिसर के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है। यह चुनौतीपूर्ण है क्योंकि सहनशीलता की आवश्यकता वाले संघर्षों को अक्सर जिद्दी और अड़ियल पक्षों के बीच संघर्ष के रूप में वर्णित किया जाता है। पूरे इतिहास में ये मतभेद अक्सर क्रूर संघर्षों का कारण बने हैं। कभी कभी निष्पक्ष पर्यवेक्षक को असहमति की बात मामूली लग सकती है। सहनशीलता का अर्थ है नैतिक रूप से गलत माने जाने वाले व्यवहार में हस्तक्षेप करने से बचना। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक धर्मों वाले राज्य पर विचार करें या धार्मिक विभाजन वाले राज्य पर विचार करें जहां विधायी शक्ति एक ही धार्मिक समुदाय के पास है। क्या राज्य को उन लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए जो अपने धर्म के अनुसार आहार संबंधी कानून तोड़ते हैं? कोई यह तर्क दे सकता है कि नैतिकता का एक सार्वभौमिक आयाम है, उन लोगों के विपरीत जो इसे आधिकारिक धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त करते हैं, जबकि विश्वासी अपने नुस्खे के सार्वभौमिक अधिकार पर जोर देते हैं। उदारवादी तर्क एक अलग दिशा में झुकते हैं, यह स्वीकार करते हुए कि ऐसे मुद्दे आसानी से नहीं सुलझते हैं। 16.4 स्वतंत्र राज्य और स्वतंत्र नागरिक। रूसो का तर्क है कि प्रकृति की स्थिति में हमारी स्वतंत्रता हमारी स्वतंत्र इच्छा और तीव्र इच्छाओं का विरोध करने की हमारी क्षमता से आती है। हम स्वतंत्र प्राणी हैं, दूसरों की मांगों के अधीन नहीं हैं या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन पर निर्भर नहीं हैं। सामाजिक ठेकेदारों के रूप में हम एक ऐसे सामाजिक राज्य का लक्ष्य रखते हैं जो इस प्राकृतिक स्थिति का सबसे अच्छा अनुमान लगाता हो। यद्यपि प्राकृतिक स्वतंत्रता खो गई है, यह विचार समकालीन संस्थानों के मूल्यांकन के लिए एक नैतिक मानक के रूप में कार्य करता है। समाज में स्वतंत्रता को 3 आयामों से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। नैतिक स्वतंत्रता, पहले चर्चा की गई,
लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता। ए, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के एक पहलू के रूप में लोकतंत्र का समर्थन करने वाला मूल विचार सीधा है। लोकतंत्र में नागरिकों को उन कानूनों को तय करने में भाग लेने का मौका मिलता है जो उनके व्यवहार को नियंत्रित करेंगे। कांट के अनुसार स्वायत्त होने का अर्थ उन कानूनों के अनुसार जीना है जिन्हें किसी ने अपने लिए चुना है और जिसका प्रत्येक व्यक्ति पालन कर सकता है। लोकतंत्र इस अवधारणा को राजनीतिक स्तर पर प्रतिबिंबित करता है। स्वतंत्रता स्वयं सहित सभी नागरिकों के लिए बनाए गए कानूनों के अनुसार जीने के बारे में है। बर्लिन ने तर्क दिया कि लोकतंत्र स्वतंत्रता से काफी भिन्न है क्योंकि लोकतंत्र में बड़े फैसले स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकते हैं, जैसा कि J.S. मिल ने बताया। हालांकि इस तर्क में दम है, लेकिन यह निर्णायक नहीं है। लोकतंत्र के अलावा कोई भी प्रणाली नागरिकों को ऐसी गतिविधि में शामिल होने का मौका नहीं देती जो कई लोगों को मूल्यवान लगती है। लोकतांत्रिक गतिविधि हमें आधिकारिक दावों से अपनी स्वतंत्रता का दावा करने की अनुमति देती है, लेकिन यह अपने स्वयं के जोखिम भी लाती है। बी, नागरिक स्वतंत्रता। जो नागरिक स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं में भाग लेकर इसे व्यक्त करते हैं, जो स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, वे स्वाभाविक रूप से दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करने से झिझकेंगे, चाहे वह कानूनों के माध्यम से हो या अनौपचारिक माध्यमों से। संस्थानों के माध्यम से सभी को सशक्त बनाने की उनकी मजबूत प्रतिबद्धता उन्हें व्यक्तिगत विकल्पों को सीमित करने वाले उपायों को लागू करने के बारे में सावधान करती है। लोकतांत्रिक संस्थानों और उनके द्वारा लाई गई स्वतंत्रता के महत्व को पहचानते हुए और नागरिकों को अच्छे जीवन के अपने विचारों को कानूनों में आकार देने के लिए उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों को महत्व देते हुए वे इन मूल्यों की अपनी खोज को सीमित करने के बारे में सतर्क रहेंगे। एक तर्कसंगत व्यक्ति के लिए यह सोचना निराशाजनक है कि अन्य लोग तर्कहीन तरीके से कार्य कर सकते हैं। जिस तरह हम प्रलोभन से बचने के लिए अपने निर्णय लेने में बाहरी बाधाओं को स्वीकार करते हैं, उसी तरह हमें उन संस्थानों को अपनाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए जो सबसे खराब मानवीय मूर्खता को रोकते हैं। 16.5 निष्कर्ष। स्वतंत्रता पर बर्लिन के कार्य ने दार्शनिक शुद्धता के स्वीकृत मानकों में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने प्रदर्शित किया कि स्वतंत्रता की नैतिक अवधारणा का कई तरीकों से विश्लेषण किया जा सकता है, संभवतः 200 तरीकों से भी। स्वतंत्रता के बारे में सोचने का कोई एक सुसंगत तरीका नहीं है, कम से कम 2 ऐसी हैं जिनमें से प्रत्येक समृद्ध परंपराएं बनाती है, जो स्वतंत्रता के मूल्य के बारे में सोचने का सबसे अच्छा तरीका के शीर्षक के लिए दूसरों को चुनौती देने वाले विभिन्न घटकों में टूट जाती है। स्वतंत्रता, लोकतंत्र या न्याय पर विचार करते समय महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि राजनीतिक मूल्य के रूप में स्वतंत्रता के महत्व के बारे में निर्णय लेने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है। चयन प्रक्रिया में जटिल मानदंड शामिल है और मुख्य विशेषताएं नीचे उल्लिखित है। संक्षेप में, व्यक्ति तब स्वतंत्र होते हैं जब उन्हें जिसे अच्छा जीवन मानते हैं उसे आगे बढ़ाने में कोई बाधा नहीं आती है। बाधाओं की व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए। राजनीतिक या व्यापक सामाजिक संदर्भ में बाधाओं में प्रतिबंधों वाले कानून और सकारात्मक नैतिकता के जबरदस्ती उपकरण शामिल है। इसके अलावा व्यक्ति तब स्वतंत्र होने का दावा कर सकते हैं जब सरकारें, विशेष रूप से उन्हें वास्तव में प्रामाणिक जीवन के लिए आवश्यक उपलब्धि के स्तर को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त नहीं बनाती है। इस व्यापक समझ के आधार पर राजनीतिक संस्थाएं विभिन्न तरीकों से स्वतंत्रता को बढ़ावा दे सकती हैं। स्वतंत्रता के एक मजबूत सिद्धांत को आपराधिक कानून की दोहरी प्रकृति को स्वीकार करना चाहिए, विशेष रूप से प्रतिबंधों के बल के साथ सीमाओं को चित्रित करके सुरक्षा के रूप में कार्य करना।
ये सीमाएं यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि अच्छे जीवन की खोज सुरक्षित रहे। सरकारों और व्यक्तिगत नागरिकों दोनों को अपने असहाय और जिद्दी साथी नागरिकों की भलाई में हस्तक्षेप करने में अपनी महत्वाकांक्षाओं और प्रभावशीलता के संबंध में विनम्रता बरतनी चाहिए।